सारे देख लेना क्योंकि कोई भी प्रश्न कहीं पर भी आ सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम खंड अ की बात करें, बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में आपको 65 और 117 के एचसीएफ को 65 m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान होगा। तो आपको m का मान बताना है। सबसे पहले दिया क्या गया है ये समझ लीजिए। ये बोल रहा है कि आपको 65 m माइनस 117, ठीक है, ये दिया गया है। और ये क्या है? तो ये जो है ये आपका एचसीएफ है। एचसीएफ को व्यक्त कर रहे हैं। किसका एचसीएफ है ये? 65 और 117 का। तो ये क्या है? ये है जो एचसीएफ है। एचसीएफ है किसका? तो हम कह सकते हैं एचसीएफ है 65 और 117 का, ठीक है। ये हमारे को प्रश्न में दिया गया है। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा इसका एचसीएफ, उसके बाद ही हमारा प्रश्न का उत्तर बन पाएगा क्योंकि एम का मान इसमें पूछा है, एम का मान क्या होने वाला है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले एचसीएफ निकालें। एचसीएफ सभी को आता है अच्छी तरीके से निकालना। एचसीएफ कुछ इस तरह से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले 117 को अंदर ले लेते हैं और भाग दे देते हैं 65 से। तो 117, ठीक है, इसको भाग दे दीजिए आप 65 से। 65 से आप भाग दोगे तो ये कितनी बार में जाएगा? 65 है कम 65 दूनी 130 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ये एक बार में ही जाएगा। तो 65 यहाँ पे लिख लीजिए और इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से माइनस जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 65 और 7 7 14, ध्यान से कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा, ठीक है। 52 आ जाएगा। 52 आया, अभी तक कटा नहीं, जहाँ कटेगा वही हमारा एचसीएफ होगा। और फिर हमारा जो 65 है उसको हम ले लेंगे अंदर। तो हम ले लेते हैं 65, सभी को एचसीएफ सिखाया होगा। 52 से 65 भी एक बार में ही जाएगा। तो यहाँ पे फिर 52 आ गया और 52 में से फिर 65 में से 52 गया तो अपने पास कितना बचेगा? यहाँ बचेगा अपने पास में 13। 13 को अब 52 से भाग दे देंगे। 13 से 52 को भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? कितनी बार में कट जाएगा? 13 चौक 52, 4 बार में कट जाएगा। तो ये 4 बार में 52 कट गया, यानी कि मेरा एचसीएफ का मान आ गया। एचसीएफ जो निकालना था हमारे पास एचसीएफ आ चुका है और एचसीएफ है हमारे पास 13, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमारे समझ में आएगी, एचसीएफ जो है वो 13 आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि एचसीएफ है किसका? 65 और 117 का। तो एचसीएफ क्या आया हमारे पास? एचसीएफ है, एचसीएफ क्या है? 13 है इसका। तो हम कह सकते हैं कि 65 m माइनस 117 का एचसीएफ आया 13, ठीक है। अब सीधा-सीधा हम इसमें से 117 को इस साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 65 m बराबर 13 प्लस में 117 और यहाँ पर ये आ जाएगा 65 m बराबर 13 और 117 कितना हो जाएगा आपका? 130, ठीक है। तो यहाँ से m का मान हमें निकालना था। m का मान कितना आ जाएगा? 130 बटे में 65। 65 से 2 बार में आपका कट जाएगा, ये पूरा का पूरा 2 बार में कट जाएगा। तो हमारे पास m का जो मान आया वो आया 2। तो अब हमारे पास आंसर जो है विकल्प में देख लेते हैं। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इस पहले प्रश्न का। जो दूसरा प्रश्न है इसमें पूछा गया शांत दशमलव संख्या के व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या यहाँ पे p बटे q के रूप में ये 4 ऑप्शंस दिए गए। इसमें से कौन सा शांत दशमलव संख्या होगी ये हमें बताना है। तो शांत दशमलव संख्या को जब हम व्यक्त करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि जो भी हमारी संख्या है या तो वो आ जाए क्या? हर 2 की पावर m गुणा में 5 की पावर n के रूप में अगर आ जाती है तो हमारी शांत दशमलव संख्या हो जाएगी हर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो भी है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सभी का एलसीएम निकाल कर देख लेंगे कि 2 की पावर m और 2 की पावर 5 की पावर n के रूप में ये आता है या नहीं आता। सबसे पहले 164 को अगर हम निकालना चाहें तो 164 का अगर हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं चेक करके। सबसे पहले 164 को ले लेते हैं तो 164 जो है आपका 2 से जाएगा और 2 से कितनी बार में जाएगा? 2 से ये 8 बार में 16 कट गया और फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए इसको, 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा आपका? 4 बार में और ये 1 बार में। यहाँ पे 41 आ गया। अब ये जो है आपका 3 से भी नहीं जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है हमारे को, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास गुणनखंड आ रहा है 164 का वो क्या आ रहा है? 2 गुणा 2 गुणा 41, ठीक है। जो कि हमारे को चाहिए 2 हो या फिर 5 हो, दोनों दोनों मिल जाए या फिर कोई एक मिल जाए। तो यहाँ पे तो आपको 2 तो मिल रहा है, लेकिन जो है यहाँ पे 41 भी एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हमारे पास एक्स्ट्रा संख्या नहीं होनी चाहिए। तो ये तो आपका होगा नहीं, पहला ऑप्शन हमारा गलत होता है, ये नहीं है। 30 का करके देखते हैं हम फैक्टर। तो 30 का फैक्टर अगर मैं निकालना चाहूँ तो 30 को निकाल लीजिए। 30 का आप कैसे एलसीएम निकाल लेंगे? तो यहाँ पर 2 से पहले जाएगा 15 बार में, ठीक है, और फिर 15 का हम 3 से कर देंगे। 3 से जाएगा 3 पंजे 15, 5 बार में। तो इसका जो फैक्टर आया वो हमारे को क्या देखने को मिल रहा है? ये भाई 2 इंटू 3 इंटू 5 मिल गया, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5 मिला। हमारे को चाहिए 2 और 5, इसमें 3 घुस गया है। तो यहाँ पर ये 3 जो है काम बिगाड़ रहा है, तो ये भी हमारी संख्या नहीं हो सकती है। अगली संख्या है 625। 625 को करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम 625 को ऊपर ले लेते हैं और यहाँ पर करते हैं 625 को।
625 को सबसे पहले हम करें तो ये 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। तो ये 5 से जाएगा आपका कितनी बार में जाएगा ये? 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 बचेगा और 5 25 ऐसा ही आ जाएगा। और उसके बाद में फिर 5 से जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 25 और फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 25 और फिर 5 से जा कर के ख़त्म हो जा रहा है। तो इसमें केवल 5-5 की संख्याएँ आई हैं। तो 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा में 5 यानी कि 5 की पावर कितनी आ गई? 4 आ गई। लेकिन इसमें 2 की पावर नहीं है, तो 2 की पावर क्या हम मान लेंगे? 2 की पावर जो है वो शून्य होगी और किसी भी संख्या की पावर जब शून्य होती है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ हमारे को सही लग रहा है कि हाँ, ये ऑप्शन सही है। बाकी अगला अगर हम निकालते हैं 462 का भी एलसीएम निकालें, तो 462 का निकाल के देखते हैं। 462 निकालिए, तो इसके फैक्टर अगर हम करें स्टार्टिंग, तो इसका कितना आ जाएगा आप करके देख सकते हैं। सबसे पहले हम 2 से करते हैं 462 को, तो 2 से जाएगा ये 2 बार में, फिर ये 3 बार में और फिर 1 बार में। और फिर आपका ये 2 से जा रहा है, नहीं जाएगा, 7 से चला जाएगा। 7 से करते हैं, 7 में 21 और फिर 7 में 21, 3 बार में 33 हो गया। आप देख रहे हो कि यहाँ पर फिर से 2 × 7 यानी कि हमारे को या तो 2 मिलना चाहिए या 5 मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पर भी ये 7 आ गया। फिर आगे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा 11 बार में। तो यहाँ पे जो फैक्टर मिल रहे हैं उसको कितने मिल रहे हैं? 2 × 7 × 3 × 11। ठीक है, तो इसमें भी आपको एक्स्ट्रा संख्याएँ मिल गई हैं। मेरे को केवल 2 मिलना चाहिए या 5 मिलना चाहिए। तो हमारे को एक ही संख्या में 2 या 5 मिल रही है, जो कि 625 जो हर है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाता है और आगे की कोई संख्या सही नहीं है। पहले वाले का बी ऑप्शन और तीसरे वाले का सी ऑप्शन, दूसरे वाले का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें मतलब संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या है, आपको 144 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो 144 लिख लेते हैं और इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 144 हो गया और इसको 2 से डिवाइड कर लें, तो 2 से 14, 2 दूनी 4, 72 आ गया, 72 और फिर 2 से चला जाएगा ये 2 3 6 और 2 1 12 36, फिर 2 से चला जाएगा 18 दूनी 36, फिर 2 से चला जाएगा ये आपका 9 दूनी 18 और फिर 3 से जाएगा 3 3 9 और फिर आपका 3 भी लास्ट में 3 से चला जाएगा 1, यानी कि इसकी जो सारी की सारी संख्याएँ जो आई हैं, ये कितनी आ गई गुणनखंड में? 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर अगर आप चेक करो इसमें, तो 2 की पावर आ रही है 4। 2 है 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर आ गई 4 और गुणा में 3 की पावर कितनी आएगी? 3 2 बार है, तो 3 की पावर है 2 बार, यानी कि इनकी घातों का योग। घात कौन सी होती है? जो हमारी ऊपर होती हैं, इसकी पावर 4 है और इसकी पावर 2 है, यानी कि 4 + 2 जो हमारी ये घात है कितनी? 6 बनती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि घातों का योग बताइए। घातों का योग यानी कि पावर का योग, यानी कि सम ऑफ पावर। तो ये आपका 4 2 6 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, के किस मान के लिए समीकरणों x - y - 2 = 0 तथा के x - 2y - 3 = 0 से निरूपित रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे, तो ये कंडीशन क्या होगी? अनेक हल होने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? आपका a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और फिर ये बराबर होगा c1/c2। तो अनेक हल होंगे। आपको अनेक हल के जो भी आपको ये क्वेश्चन कर रहे हैं आप, तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए अनेक हल निकालने का क्या मतलब, ये हमारा रीज़न होता है। तो सबसे पहले हम बात करें अनेक हल की, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कंडीशंस क्या होती है। तो हमारी कंडीशन जो अनेक हल की होगी, इसमें क्या होता है देखिए, सबसे पहले अगर a1/a2 अगर ये बराबर नहीं है b1/b2 के, तो हमारा क्या होगा? यहाँ पर जो है केवल एक हल आएगा, यानी कि अद्वितीय हल होता है। इसमें क्या होता है? अद्वितीय हल होगा, ठीक है? और अगर a1/a2, ठीक है, बराबर हो जाएगा b1/b2 के और फिर बराबर ये हो जाएगा c1/c2 के, तो हमारे अनेक हल हो जाएंगे, अनेक, ठीक है? और साथ ही साथ देख लीजिए, ध्यान रखना है आपको, जो पहला वाला अगर केस है, जो आपका a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो यहाँ पे अद्वितीय हल तो होगा ही होगा। साथ में अगर रेखा कैसी होगी, तो यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलती हैं। कौन सी रेखाएं मिलती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और दूसरी कंडीशन जो है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, इसमें अनेक हल मिलेंगे और यहाँ पे संपाती रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं मिलेंगी। और तीसरी कंडीशन होती है जिसमें a1/a2 बराबर रहता है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो यहाँ पर जो है हमारे को कोई हल नहीं मिलता, कोई नहीं मिलेगा, ठीक है? कोई हल नहीं मिलेगा। और यहाँ पे क्या होती है? रेखाएं जो है समानांतर होती हैं, ठीक है? समांतर होती हैं। ये चीज़ आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई, तो आपको करना क्या है? सिंपल, यहाँ पर a1 a2, तो यहाँ पर देखिए ये आपका a1 है, ये आपका b1 है और ये आपका c1 है, ठीक है? तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर समीकरण पहली वाली जो है आपकी, इसमें ये आपका a1 है,
ये आपका B1 है और ये आपका C1 है। और यहाँ पर ये जो है आपका K जो है ये आपका A2 है, ये आपका B2 है और ये आपका C2 है, ठीक है। अब हमारे को अनेक हल बोल रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कि हमारे पास A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं A1 कितना है आपका 1 है, x के साथ कुछ नहीं है तो 1 होता है। हमारा A1/A2 क्या हो जाएगा, A1 1 है और A2 कितना है इसमें K है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे B1 कितना है माइनस का 1 है तो माइनस का 1 बटे में B2 कितना है माइनस का 2 है, यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगला जो है आपका यहाँ पर C1 कितना है माइनस का 2 है और बटे में C2 कितना है इसमें माइनस का 3 है, ठीक है। आप कोई भी समीकरण ले लो और आराम से सॉल्व कर लो, आपकी मर्जी है। अगर आप सॉल्व करना चाहो किसी भी समीकरण को ले लो, देखो मैं ले लेता हूँ इन दोनों को तो भी वही मान आएगा K का, चाहे तो आप पहली वाली K की ले लो और फिर इसको ले लो। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को केवल लेते हैं तो यहाँ पर क्या है 1/K बराबर, यहाँ पे माइनस माइनस हट जाएगा क्योंकि नीचे भी माइनस है ऊपर भी माइनस है, तो ये 1/2 के बराबर आया। और यहाँ से K का मान क्या आ जाएगा, तो यहाँ से K का मान आ जाएगा 2 के, ठीक है। यहाँ से K बराबर कितना निकल रहा है 2। आप चाहें तो आप ये लीजिए और ये ले लीजिए, तो देखते हैं हमारा क्या मान निकलता है, ठीक है। यहाँ से ये आपका इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका K का मान 2 आ गया क्योंकि 1/K है और ये 1/2 है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो K एक तरफ और 2 एक तरफ चला जाएगा, तो K का मान तो यहाँ से 2 आया। और दूसरी कंडीशन में 1/K ले लें और इसको बराबर करते हैं -2/-3 के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं K का मान कितना आ जाएगा, तो माइनस जो है ये आपका इधर चला जाएगा, तो -2K बराबर आ जा रहा है आपका -3, यानी कि K का मान आ रहा है -3/-2। अब देखिए यहाँ पे आंसर में क्या है, K का मान 2 आया, ठीक है। तो K का अगर मान हम 2 रखें, K का मान अगर हम 2 रखें तो हमारे पास क्या आ जा रहा है, इसका आंसर आ जा रहा है कि K का अगर मान 2 रहेगा तो हमारे पास इसके क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे, यानी कि 2x - 2y - 3 अगर ये रहेगा तो हमारे यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1/, ये आपका 2 हो जाएगा, ये भी आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है, K का मान। और यहाँ पर जो है आपका ये -3 है और ये -2 है और ये -3 है, तो ये -3 और -2, और यहाँ पे जो कि ये C के बराबर इक्वल नहीं है, यानी कि इसमें जो है सिंपल है कि इसमें K का कोई ऐसा मान नहीं है जिससे ये संभव हो पाए। हालाँकि यहाँ पर देख सकते हो आप, मैं रखना चाहूँ तो K का मान देखो आपका, इसमें K का मान 2 आ रहा है, यहाँ से K का मान -3/2 आ रहा है। दोनों कंडीशन में K का मान आना चाहिए था दोनों तरफ बराबर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो हमारे पास आंसर है K के किसी भी मान के लिए संभव नहीं है। तो यहाँ पे इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे, यदि समीकरण 3x² + 12x + c बराबर 0 के मूल समान है, मूल समान की बात हो रहा है, मूल समान होते हैं तो मैंने आपको पिछले वाला वीडियो बताया था, तो बार बार एक ही सेम क्वेश्चंस को हम रिपीट ज़्यादा नहीं करेंगे। मूल समान होते हैं तो मैंने बताया था फॉर्मूला सीधा सा आपको यूज़ करना है, मूल जब भी समान हो B² = 4AC। अच्छा, इसमें A आपका ये है, ठीक है, और B आपका ये है और C आपका ये है, ठीक है। C तो हमें निकालना ही, तो C ये रहा। अब आप इसमें B² की जगह B का मान रख दो, तो B हो जाएगा आपके पास 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर मैं यहाँ लिख लेता हूँ, B का मान हो गया 12 का स्क्वायर और बराबर में है 4, इंटू में A का मान कितना है, A का मान है 3, इंटू में C का मान तो C ही है क्योंकि C निकालना है हमें, तो ये हो गया 4 3 12। यहाँ पे 12 का स्क्वायर यानी कि 12 × 12 हो गया, इधर भी आपका 12C हो गया, C यहीं छोड़ दूंगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 12 × 12 तो था ही, और C इधर से छोड़ दूंगा, तो 12 जो C आपका मल्टीप्लाई है ये इधर आकर डिवाइड कर देगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, 12 से 12 काट दीजिए, तो आंसर हमारा C ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि मूल समान होंगे तो C का मान जो है 12 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण mx² + 3x + 2 बराबर 0 में x के मान 2 और -1/2 हो तो m का मान निकालना है। x का मान जो है या तो 2 हो या फिर -1/2 हो। इस समीकरण में हम x का मान या तो 2 रख लेते हैं या फिर -1/2, तो हमारे पास जो भी सॉल्यूशन होगा पता चल जाएगा। पहले 2 रखते हैं, 2 से अगर आंसर निकल जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस समीकरण में देखिए, यहाँ पे समीकरण दिया है आपको mx² + 3x और प्लस में 2 = 0, ये हमारे को इक्वेशन दी गई है क्वेश्चन के अंदर। हमारे को यहाँ पे x की मान मैं क्या रख रहा हूँ, x बराबर 2 रख के देख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे को बोल रहा है कि x या तो 2 रखिए या फिर 1/2 मान के चलिए। तो इसमें बोल रहा है कि m का मान क्या होगा, पहले हम 2 रख के देखते हैं m का मान क्या आता है। यहाँ पे जो भी आ जाएगा सीधा सीधा हम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं m, ठीक है, m और इंटू में क्या है x², x का मान हम 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर
प्लस में 3 इंटू 2, क्योंकि x का मान हम 2 रख रहे हैं, प्लस में 2 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका 4, 2 दूनी 4 m हो गया, 4m प्लस कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका +2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये 4m तो यहीं रहने देते हैं, ठीक है। और ये 6 और 2 8 हो गए ना, तो प्लस के 8 है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। तो m बराबर क्या आ जाएगा, m बराबर माइनस का 8 बटे में क्या आ रहा है, माइनस का 8 बटे में 4 आ जाएगा। और इसको काट देंगे, हम काट देते हैं, तो ये काट करके मिलेगा माइनस का 4 दूनी 8 माइनस का 2, यानी कि m का जो मान आ रहा है वो -2 आ रहा है। तो इसका मतलब हम सीधा सीधा, और तो नहीं नहीं, हाँ हाँ सही है, क्योंकि ये हमने 4m है ना, तो m जो है 4m मिला -8, और m बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से -2, क्योंकि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, सही है ना ये। तो यहाँ पर हमारे पास m का मान -2 मिला, तो हमारे पास आंसर ही -2 सीधा सीधा आ जाएगा। हम अगर -1/2 भी रखते, -1/2 भी रखते तो भी यही आएगा आपका, करके देखेंगे तो। ज़रूरत नहीं है हमारे को, जब आंसर ही मिल रहा है तो हमारे को क्यों टेंशन लेना कि आगे क्या होगा। तो हमारे पास जो है m का मान कितना आएगा, यहाँ पर -2, डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिंदु जो है ए 0 6 और बी में 0 -2 के बीच की दूरी हमें बतानी है। तो दो बिंदु हैं और बीच की दूरी का दूरी सूत्र हमें यूज़ कर लेना है। दूरी सूत्र आपको पता ही है, कई बार बता चुका हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, और वो सारा का सारा अंडर रूट में होता है दूरी सूत्र, है ना। दूरी सूत्र आपको सभी को याद होगा, अंडर रूट में क्या लिखते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस कर देते हैं हम y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चीज़ है ये आपको पता होना चाहिए। बस इसके बाद क्या है, आपको x2 क्या है, इसमें x1 क्या है, तो देख लो यहाँ पे लिख लेते हैं। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ठीक है, ये आपका x2 है, और ये आपका y2 है। रख दीजिए, x2 की जगह क्या है 0, यहाँ पर रखा हमने 0, माइनस x1 कितना है यहाँ पर फिर 0, तो ये 0 0 0 का होल स्क्वायर, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। y2 कितना है, y2 है आपका -2, तो ये -2, और y1 कितना है आपका -6, ठीक है, 6 है, और यहाँ पे साइन है माइनस का, तो इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम कर लेंगे, यह सारा का सारा किस में, अंडर रूट में है, तो यहाँ पे 0 तो हटा दो, ये कितना -2 और -6 कितना हो गया, -8 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट में, और यहाँ पर -8 का जो आप कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 64, है ना, 64 आ जाएगा अंडर रूट में, और अंडर रूट से निकालोगे बाहर तो 8 आ जाएगा आंसर। तो सीधा सीधा हमारा 8 ही है इसका आंसर, कहाँ पर है आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8वें प्रश्न को देखिए, इसमें बिंदु 7 -6 3 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु निम्नलिखित में स्थित होगा। कहाँ पर स्थित होगा, तो हमें एक्स और वाई निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद हम देखेंगे इसके आंसर को, ठीक है। ध्यान से समझना है आपको। ये जो बिंदु है और ये जो कोऑर्डिनेट है, ये आपका कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ पर ये आपका ए मान लीजिए, ए का ये ए दिया हुआ है, ठीक है, और ये बी के दिए गए हैं बिंदु, ठीक है। और आपको जो भी निकालना है वो मान लीजिए कोई बिंदु पी होगा उसका। चलिए हम डायग्राम से समझ लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को डायग्राम से समझना ज़्यादा ईजी रहता है, और मैं सोचता हूँ कि डायग्राम सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन करता है आपका मैथमेटिक्स। तो देखिए, यहाँ पर बोला है कि ए का जो हमने कोऑर्डिनेट माना है, ये ए जो है, इसका ए बिंदु है, कहीं एक लाइन है। ये बोल रहा है कि बिंदु दिस दिस को मिलाने वाली रेखाखंड, तो ये रेखाखंड है, और इसकी पहली बिंदु जो है वो है आपके 7, -6 पहली बिंदु, और दूसरी बिंदु मैंने माना बी, और जिसके कोऑर्डिनेट यानी कि जिसके निर्देशांक है 3, 4। अब इन बी और ए को मिलाने वाली रेखाखंड, बी ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है, इसको मिलाने वाली रेखाखंड ये लाल रंग की जो रेखाखंड है ये है। अब इसको रेखाखंड को आंतरिक यानी कि अंदर से विभाजित कर रही है, आंतरिक रूप से यानी कि बीच में कहीं काट रही होगी, बीच में या इधर उधर कहीं काट रही होगी। मान लिया कि ये पी जगह पे काट रही है, ठीक है, इस पॉइंट को पी मान लिया, तो ए बी और पी हो गया। और पी के निर्देशांक जो है हम मान लेते हैं यहाँ पर, जो क्योंकि ये आपका, मैं बता देता हूँ, आपको ध्यान रखना है कि इसमें ये आपका x1 है और ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है, ठीक है। और यहाँ पर p के जो निर्देशांक है मैं मानता हूँ कि एक x होगा और एक y होगा। यही तो पूछ रहा है कि x y किससे निर्देश उसमें पढ़ेंगे, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में बात करेंगे। इसमें बोला कौन से चतुर्थांश में x और y आएंगे, तो x y का मान आते ही हम समझ जाएंगे कि किस में आता है। देखो, और p के निर्देशांक मैंने मान लिए। अच्छा, एक चीज़ और है, इसमें बोला कि ये जो आंतरिक रूप से जो विभाजित कर रहा है वो 1:2 में विभाजित कर रहा है, यानी कि एक साइड का अनुपात क्या है, यहाँ पर अनुपात जो है, ये अनुपात बोल रहा है कि ये 1 है, ठीक है, और यहाँ पर अनुपात जो बोल रहा है दूसरी तरफ 2 है, 1:2 में विभाजित कर रहा है। मान लेता हूँ कि ये अनुपात m होगा, ठीक है, और ये अनुपात जो है n होगा। इस तरह से मान सकते हैं, m अनुपात n में ही विभाजित करता है, या m1 और m2, आप कुछ भी मान सकते हो, m1 m2 मानो, a b c d मानो, कुछ भी मानो यार, उसका मान निकलेगा, वो m का भी मान वही होगा, a मान होगा तो a का भी मान वही होगा, तो m और n मान लेते हैं, ठीक है, सीधी सीधी बात। अब m और n का जो है विभाजन समझ में आ गया। हमारे को जो है कोऑर्डिनेट निकालने हैं, p बिंदु के निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो p बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हमें पता है
कि P बिंदु का अगर मैं निर्देशांक निकालूंगा तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। सबसे पहला क्या होता है, m फिर x2, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये आप m मान लीजिए, ये आप ऐसे करो, m1 मान लो, इसको m2 मान लो, क्योंकि मैं आपको एक फॉर्मूला याद करने को बता रहा हूँ, ये कई बच्चों को याद नहीं होता। तो यहाँ पर अगर m1 लिखा हमने, m1, क्योंकि हम x के निर्देशांक की बात कर रहे हैं, तो पहले आएगा x और कोमा में हम लिखेंगे y का, तो m1 इंटू x2, m1 के साथ m1 आया तो x2 आएगा, ध्यान रखना। इसी तरह से इसमें प्लस करेंगे, m1 ले लिया तो अब m2 लेंगे, अब m2 लिया है तो x1 लेंगे, ध्यान रखना, जहाँ पे 2 होगा वहाँ पे 1 होगा, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 2 होगा। यहाँ पे m अगर 1 है तो x2 होगा, x1 नहीं होगा। यहाँ पे m2 है तो यहाँ पे x2 नहीं होगा, x1 होगा। ये चीज़ समझ में आ गई। और इसके बटे में हम कर देते हैं m1 प्लस में m2 या m प्लस n, तो m1 प्लस में m2, इस तरह से आप समझ लीजिए, मैंने m1 और m2 माना है। अब ये तो x के निर्देशांक हो गए सारे, x की वैल्यू ली है। इसी के बगल में हम कोमा में y की वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा, हमें x का मान और y का मान निकालना है। तो यहाँ पे फिर से वही m1, ठीक है, m1 है तो हमारे को y2 लेना है, ध्यान रखना, m1 जहाँ होगा वहाँ पे 2 होगा साथ में, प्लस में अगर मैं m2 लेता हूँ तो क्या लूँगा, y1 लूँगा। ध्यान रखना है, ये चीज़ भी यहीं पर मिस्टेक होती है, हम लोग क्या गलती से लिख देते हैं और फिर बाद में इसको सॉल्व करते हैं तो वहीं पर गलती हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास y1 आएगा, ठीक है। अच्छा, m2 y1 अपॉन में क्या होगा, m1 प्लस m2, सीधा सीधा। अब मान रख लीजिए सभी के, तो यहाँ पर हमारे पास मान क्या क्या है, तो m का मान जो है, m1 का मान कितना है, 1 है, और m2 का मान 2 है, यही रेशियो इसने दे रखा है, यानी कि दोनों का मान कितना हो गया, 3। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, m1 का मान जो है 1 है, ठीक है, इंटू x2 का मान, देखिए x2 का मान 3 है, देख रहे हैं आप, तो x2 का मान 3 है, तो 3 प्लस में m2 का मान जो है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखा, इंटू में x1 का मान कितना है, तो x1 का मान 7 है, तो हमने जो यहाँ पे 7 ले लिया, बटे में m1 प्लस m2, तो m1 1 है और m2 2 है, तो टोटल मिला के कितना हो गया, सीधा सीधा बोल सकते हैं कि 3 हो गया। भाई m1 1 है और m2 2 है, क्वेश्चन में दिया हो गया है। इसी तरह से हम y वाला ले लेते हैं, y वाले में फिर आप लिख लीजिए, m1 तो आपका 1 है ही, और y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू 4 है, और प्लस में आपका m2 कितना है, 2 है, और इंटू में y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है -6, यहाँ पे -6 को लिख लीजिए, और बटे में कर देंगे हम 3, क्योंकि m1 प्लस m2। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, p के निर्देशांक निकाल रहे हैं, x और y, तो यहाँ पर आ गया 3, 3 तो ये हो गया, 7 दूनी 14, तो 3 और 7 दूनी 14 कितना हो गया, ये आ गया आपके पास में 17/3। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 17/3, और इसको 4 ये हो गया, और माइनस का ये 12 हो गया, तो माइनस का 12 और प्लस का 4, यानी कि माइनस का 8/3, ये निर्देशांक हमारे इसके आए हैं, ठीक है। ये निर्देशांक किसके हैं, पी बिंदु के, यानी कि एक्स और वाई के मान आ गए। ये क्या है, हमारे एक्स और वाई के मान है, ये हमारा एक्स का मान है और ये हमारा वाई का मान है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेट बना हुआ है, इस कोऑर्डिनेट के अंदर जो है आपका एक्स प्लस का है और वाई का मान माइनस में आया है। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि कोऑर्डिनेट में हमारे कौन कौन से मान कहाँ कहाँ होते हैं, ये सब लिख लेता हूँ मैं आपको। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर जो है एक्स और वाई दोनों प्लस होते हैं, इधर आते हैं तो हमारा जो है एक्स माइनस हो जाता है और वाई प्लस का हो जाता है। इस कॉर्नर में हमारे क्या होते हैं, एक्स भी माइनस का होता है, वाई भी माइनस का होता है, और इस तरफ जो चौथा होता है इसमें हमारा एक्स तो प्लस का होता है और वाई माइनस का होता है। अब देखिए एक्स जो है प्लस का है और वाई माइनस का है, कौन से कोऑर्डिनेट में है, तो हमारा चतुर्थ वाले में आएगा। ये पॉइंट कहाँ पे आ रहे हैं, चतुर्थ वाले में आ रहे हैं। तो हमारा चतुर्थ जो है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, चतुर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चित्र में पी के निर्देशांक, ये तो बहुत आसानी से बता सकते हैं, पी के निर्देशांक, पी बिंदु ये है, और इससे पहले वाला जो पेपर बताया था उसमें भी ये इस तरह का क्वेश्चन था। तो पी के निर्देशांक क्या है, एक्स का मान होता है ये वाली लाइन, तो एक्स का मान है 2, पी के हिसाब से एक्स का मान 2 है, और पी के हिसाब से वाई का मान 3 है, -3 है। तो हम कह सकते हैं कि 2, -3 जो है हमारा मान है। अब देखते हैं हमारे 2, -3 है किसमें, तो इसका आंसर है 2 है, 2, -3, पहला ही ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, ठीक है, इस डायग्राम का। इसके बाद आइए 10वें प्रश्न पे, पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है, 4 वर्ष के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी। ध्यान रखना, 20 MCQ आएंगे, और 20 MCQ आपको हिला देंगे, मैं बता रहा हूँ सही तरीके से, क्योंकि आप ये सोच रहे हो पहले क्या 5 MCQ आते थे, ठीक है यार, करे करे नहीं करे 5 नंबर से क्या घिसता है, यहाँ पे 20 नंबर सीधे के सीधे बेकार होने वाले हैं, सारा का सारा ये MCQ बिगाड़ेगा। बड़े प्रश्न तो जिसको समझ में आती है मैथमेटिक्स वो कर पाएगा, लेकिन छोटे प्रश्न करना है तो हर वीडियो को ढंग से समझिए, क्योंकि अगर आप नहीं समझ पाते हैं 20 प्रश्न भी अगर आप ढंग से नहीं समझते हैं तो इसका मतलब है कि मैथमेटिक्स आपके लिए भारी पड़ने वाली है, ठीक है। तो पिता की आयु, देखो पिता की आयु बोल रहा है, पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु, जो पुत्र की कोई भी आयु होगी उसकी 6 गुनी, ठीक है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि पुत्र की जो आयु है, पुत्र की आयु है वो कितनी है, x है, ठीक है, पुत्र की आयु x है, ध्यान रखना अभी। अच्छा, पिता की आयु कितनी हो जाएगी इसका मतलब, तो अगर पुत्र की आयु कितना है, पिता की आयु कितनी है, 6 गुनी है, तो अगर पुत्र की x है तो पिता की कितनी होगी, 6x हो गई, ठीक है। अच्छा, 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद पुत्र की कितनी होगी,
4 वर्ष बाद अगर मैं बात करूँ तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु जो है वो कितनी हो जाएगी भाई x+4, ठीक है? अच्छा, और इसी तरह से पिता की आयु क्या हो जाएगी? तो पिता की आयु 4 वर्ष बाद भी भाई इसकी भी 6x+4, दोनों की 4 साल बढ़ेंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि पुत्र छोटा रह जाएगा, पिता बढ़ जाएगा। दोनों जब 4 साल जी चुके हैं तो 4 साल दोनों की आयु बढ़ेगी। अच्छा, अब इसने एक और बोला है 4 पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी। अब इसने कंडीशन क्या दिया है कि 4 वर्ष के बाद में, ध्यान रखना 4 वर्ष बाद के बाद में, 4 वर्ष तो हमने लिख दिया, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है उसकी कि पुत्र की आयु की 4 गुनी, पुत्र की आयु की 4 गुनी, पिता का जो भी आयु है, तो यहाँ पे लिखते हैं पिता की आयु जो 6x+4 है, ये पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी। पुत्र की आयु कितनी है? x+4 और इसकी कितनी हो जाएगी ये आयु? इसकी 4 गुनी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन बन चुकी है, तो ये हो जाएगा 6x+4 इक्वल्स टू 4x+16, ठीक है? यहाँ ब्रैकेट खोल दिया तो ये आ जाएगा आपके पास में 16 प्लस में 4x। अब इसमें से हमें क्या करना है, एक तरफ x वाली वैल्यूज़ को ले लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x - 4x। अब कर लेता हूँ 6x - 4x, भाई x वाले एक तरफ ले लेता हूँ, बिना x वाले, और इधर आ जाएगा 16 और ये माइनस का 4, यानी कि मेरे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 6x में से 4x गया, 2x बराबर कितना आ गया 12, यानी कि x का मान, यानी कि पुत्र का मान जो आने वाला है 12/2, काट देंगे तो 6 बार में कट गया, यानी कि पुत्र की आयु 6 वर्ष होगी। अगर पुत्र की आयु 6 वर्ष है तो x का मान यहाँ पे रख दीजिए, पिता की निकल जाएगी, 6 तो पहले से था ही, और x का मान हमने 6 निकाला तो 6 × 36, तो हमारे पिता की आयु 36 हुई और पुत्र की आयु 6, 6 और 36 जो है इसका आंसर होगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, आकृति में जो है ए बी डी और ए डी सी जो है ये क्या है, सर्वांग सम है, तो P का मान बताना है। सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि भाई कॉरेस्पॉन्डिंग साइडों का अनुपात जो है बराबर होता है। तो हमारे पास देखो एक तो त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है, ठीक है? और इसमें हमारे को जो अगर ए बी बटे में ए सी करें, ए बी बटे ए सी करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये अनुपात हो जाएगा जो है, आप कह सकते हो कोई भी ले लो, आपकी मर्जी है, किसी भी हिसाब से लो, ढंग से लेना है आपको, ठीक है? तो आपने अगर इसका लिया तो इसका हो जाएगा बी डी बटे में डी सी या सी डी, ठीक है? अब ए बी कितना है? ए बी है 18, ए बी 18 रखा, ए सी कितना है 6, ए सी रखा 6 बराबर बी डी कितना है? तो बी डी तो हमें निकालना, बी डी का मान P दे रखा है, और सी डी कितना है? सी डी 2 दे रखा है, ठीक है? तिरछा गुणा कर दो, तो इधर से उधर कर दो, तिरछा गुणा करोगे इस तरह से कर दो इसको, तो P गुणा 6 हो जाएगा, तो ये हो गया P × 6 बराबर हो जाएगा 18 × 2। अब यहाँ से P का मान मुझे निकालना है, तो 18 गुणा में तो 2 था ही, बटे में 6 हो जाएगा, 6 से काट दिया, 6 × 6, 6 3 12, 6 3 18, 3 बार में, यानी कि P का मान जो है 3 × 2 यानी कि 6 आ गया। तो P का मान हमारे पास 6 आया, ऑप्शन में 6 देखिए, 6 सेंटीमीटर बी ऑप्शन है हमारा, ठीक है? इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पर फिर से ऐसा ही मतलब आपको दिया गया है क्वेश्चन, इसमें जो है ए बी सी एक फिर से सर्वांग सम है डी ई एफ के, और इसमें ए बी 4 है, बी सी 3.5 है, सी ए आपको दे रखा है 2.5 और डी एफ जो है 7.5। तो डी ई एफ का परिमाप आपको निकालना है। देखो ध्यान से समझ लो, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको घुमा रहा है। सबसे पहले त्रिभुज बना लो, ठीक है? 2 त्रिभुज कोई भी बना लो अपनी मर्जी से, क्योंकि ये 2 त्रिभुजों की बात हो रही है यहाँ पर। हम त्रिभुज बना लेते हैं, इस तरह से एक त्रिभुज ये ले लिया और एक त्रिभुज जो है इधर साइड में ले लेते हैं, उनके नाम हमें अभी रख लेते हैं। अब इसका देखो, इसमें जो बोल रहा है ये एक त्रिभुज तो है आपका ए बी सी, तो मान लो इसको ए, ये बी और ये सी है, और ये वाला जो है आपका डी ई एफ है, तो ये डी ई और एफ है, ठीक है? और इसमें ए बी 4 है, ए बी ये वाला 4 है साइड, और बी सी जो नीचे वाला है ये 3.5 है, अच्छा, सी ये 2.5 है, अच्छा, इसके बाद इसमें और क्या दिया है? डी एफ का है 7.5। तो आपको इसका परिमाप निकालना है। इसका तो परिमाप बोलता तो ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए कर देते, तीनों को जोड़ देते तो परिमाप निकल जाता। इसमें तो एक साइड दी है, बाकी 2 साइड है नहीं। तो या तो आप उस कंडीशन से निकालो कि भाई सर्वांग सम दिया है, क्वेश्चन में बोला है कि सर्वांग सम है, तो इन दोनों के जो है साइडों का अनुपात निकालो। जैसे अभी हमने यहाँ पे साइडों का अनुपात निकाला था, तो वो लंबा चौड़ा हो जाएगा, चाहे तो आप वो कर लो, या फिर सीधा सीधा हमारा जो होता है, जो परिमाप होता है ना पहले त्रिभुज का बटे में दूसरे त्रिभुज का, उनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है? तो परिमाप अगर मैं बात करूँ, परिमाप मान लो ए बी सी डी का, ए बी सी का बटे में परिमाप जो है आपका डी ई एफ का, ये बराबर होता है
इसकी जो भी भुजा आपको लेनी है, तो AC अगर इसका लेते हैं AC, क्योंकि इसका हमारे को दे रखा है ये वाला, तो हम इसका इधर वाला ही लेंगे। तो ये हो गया आपका AC, क्योंकि हमारे को इस साइड की भुजा इसमें दे रखी है और इसी साइड की भुजा ये दे रखी है, तो हम इसी भुजाओं को लेंगे, ठीक है ना। तो इधर AC भुजा है, तो AC बटे में हम क्या कर देंगे, AC बटे में आपका DF हो जाएगा, तो DF कर दीजिए सीधा सीधा। अच्छा, हमारे को ABC का परिमाप तो निकाल सकते हैं। ABC का परिमाप ABC सारे को जोड़ दो, 4 + 3.5 + 2, तो 3.5 और 2 कितना हो गया, ये 6 और 6 4 10। तो ऊपर आ गया ABC का परिमाप तो 10 मिला, और नीचे हमें DEF का निकालना है, तो DEF ऐसे ही छोड़ देते हैं। इधर AC का मान दे रखा है 2.5, ठीक है, और साथ ही साथ जो है AC के अलावा इधर क्या दे रखा है DF का 7.5, तो इसको ले 7.5, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तिरछा गुणा कर दो इस तरह से, तो यहाँ पर 2.5 DF हो जाएगा, और ये 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम DEF बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुणा में 7.5, ठीक है। ये तिरछा गुणा कर दिया, और ये इससे गुणा होगा, फिर इधर से हम इधर भाग लेके आएंगे, एक स्टेप खा जाते हैं सीधा सीधा, ये आ गया 2.5। अब इसको हम काटें तो कितना हो जाएगा, ये काटते हैं तो 2.5 पॉइंट हटाने के लिए 25 दूनी 50, 25 या 75, 3 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। तो 10 या 30, यानी कि इसका परिमाप जो है 30 आया। तो 30 हमारे क्या ऑप्शन में है, तो 30 सेंटीमीटर परिमाप आएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगला जो 13 नंबर क्वेश्चन है उसको देखिए। यदि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है, ध्यान रखना है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 है, तो व्यंजक जो है कोस स्क्वायर ए और कोस की पावर 4a का मान आपको निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसको हम करते हैं। तो इसको कर लेते हैं सिंपल तरीके से, ठीक है, ज़्यादा इसमें लगाएंगे नहीं ध्यान। बस देखो, सबसे पहले जो फॉर्मूले हमेशा ध्यान रखना, बिना फॉर्मूले के कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पे देखो साइन ए प्लस में साइन स्क्वायर जो है ये हमारे पास है, तो मैं सबसे पहले तो ये लिख लेता हूँ दिया क्या गया है। हमारे को दिया गया है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है, ये दिया गया है। तो मेरे को पता है कि अगर मैं यहाँ साइन ए छोड़ दूँ तो ये साइन स्क्वायर ए इधर चला जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से साइन ए तो इधर ही छोड़ देता हूँ, और यहाँ पर बराबर में 1 है, और ये साइन स्क्वायर ए इधर ले जाता हूँ, तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, इस तरह से। क्लियर हुआ ये चीज़। अच्छा चलो, एक फॉर्मूला याद करो, और नहीं है याद करना, क्या है याद होना चाहिए, क्या होता है, साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर ए या फिर कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, आपको सभी को पता है। अब यहाँ से देखो, मुझे क्या करना है, साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, ये ध्यान रखना है। तो हमारे पास साइन स्क्वायर ए का मान अगर मैं देखूँ तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए का मान मेरे पास सीधा सीधा मैं कह सकता हूँ, देखो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बना सकता हूँ क्या इसको, तो बोला हाँ, क्यों नहीं बना सकते। देखो कोस स्क्वायर ए बराबर 1 तो था ही इधर, ये वाला साइन वाला उधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए, समझ में आ गया। तो हमने लिखा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान जो है कोस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा साइन ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस ए, कोस स्क्वायर ए, यहाँ लिखते हैं कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अभी समझ में इतना तो आया, चलो ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे क्या है कि हमें क्या चाहिए कि कोस की पावर तो चाहिए 4, और यहाँ पे और दूसरा जो है कोस का स्क्वायर चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ रही क्वेश्चन में। तो हम क्या करते हैं, इसको पूरे को दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर सकते हैं ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड हम करते हैं, तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये बराबर किसका हो जाएगा, कोस, अब इसका स्क्वायर करूँगा तो ये 4 हो जाएगा, और ये ए आ जाएगा, समझ में आ रहा है इतना तो। अच्छा ठीक है, अभी हमारे को इधर जो है कोस स्क्वायर ए लाना है, कोस स्क्वायर 4 तो आ चुका है एक जगह, लेकिन हमारे पास ये अभी देखो एक ध्यान से चीज़ है, यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर ए है, ये साइन स्क्वायर यहाँ पर भी ए है, तो मैं यहाँ से साइन स्क्वायर ए का मान क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर ए का मान यहाँ से कोस स्क्वायर ए को उधर भेजा, तो ये आ गया। अब मैं साइन स्क्वायर ए की जगह, क्योंकि कोस लाना है इस साइड में, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में कोस दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर कोस की पावर 4a, यही है। अब मुझे कोस की पावर 4a और इधर ये माइनस का कोस तो इधर लाऊंगा मैं, तो यहाँ पे 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर या कोस पहले 4 है a, ठीक है, इधर माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए। क्लियर हुआ। अब इन दोनों का मान क्या आया, देख रहे हो आप, 1 आया, तो हमारा आंसर क्या होगा भैया, आंसर 1 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए और सही कर दीजिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसका, ठीक है।
हमने निकाल दिया कोस स्क्वायर ए प्लस में कोस की पावर 4 ए प्लस में कोस स्क्वायर ए का मान 1 आया। यही तो निकालने को बोला था, आगे पीछे हो जाए क्या फ़र्क पड़ता है। क्लियर हुआ? तो बस ये हमारा आंसर हो गया। अगले प्रश्न की बात करिए, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 है। ठीक है, तो साइन की पावर 4 और कोस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। देख लीजिए कैसे करेंगे इसको, बस इतना समझना है। तो सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं इस वाले पोर्शन को, ताकि आगे का क्वेश्चन कर सकें। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे को दिया क्या गया है, यहाँ पे दिया गया है साइन वाला, यहाँ पे दिया गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो मैं लिख सकता हूँ कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा के। भाई एक तरफ से दूसरी तरफ लिया है, बस माइनस वाला कोस इधर लिया है तो प्लस का हो गया। तो साइन थीटा और कोस थीटा दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा और कोस थीटा कब बराबर होते हैं, जब थीटा का मान कितना होता है, थीटा 45 डिग्री होता है, तो साइन और कोस थीटा का मान बराबर आता है। और इसका 45 डिग्री कितना होता है, तो 45 डिग्री होता है 1/√2। ये चीज़ हमारे को पता है। ठीक है, इतना तो समझ में आया क्वेश्चन। चलो अब हमारे को क्या है, मान रखना है, इसमें हम रख देते हैं हम थीटा का मान, तो हमारे को मिल ही गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है साइन 4 थीटा प्लस करना है कोस की पावर 4 थीटा। थीटा का मान तो हम देख लिया कि भाई 45 आएगा, और 45 का मान क्या होता है 1/√2। तो इसकी जगह 1/√2 रखिए। ठीक है, प्लस में यहाँ पे भी 1/√2 रखिए, और इसकी पावर कितनी है 4 है, और इसकी भी पावर कितनी है 4 है। क्लियर हुआ? चलो अच्छी बात है, क्लियर हुआ। तो अब ये दो तरीके से हल हो सकता है, क्योंकि पावर 4 है तो हमको हल करना पड़ेगा। दो तरीके से कैसे हल होगा कि देखो, इसकी पावर अगर मैं करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ कि मैं लिख सकता हूँ 1 की पावर 4 बटे में √2 की पावर भी 4। ठीक है, प्लस इसी तरह से 1 की पावर 4, ठीक है, बटे में √2 की पावर भी 4। इस तरह से कर लो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 1 की पावर 4, 1 की पावर 4 से कोई फर्क नहीं, 1 की पावर कितनी भी हो एक ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 बटे में, अब 2 की पावर 4 है तो हम क्या कह सकते हैं, 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, ध्यान देना, 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है कि √2 गुणा √2 गुणा √2 गुणा √2। यही हुआ ना 2 की पावर √, का। इसी तरह से इसका भी ऐसा ही हो जाएगा, जो भी आएगा तो पहले का निकालेंगे वही मान इसका भी आएगा, क्योंकि दोनों तरफ संख्याएं सेम है। तो इसका देखो, दोनों √, को गुणा करोगे तो यहाँ से 2 निकल जाएगा, और इन दोनों को √, को गुणा करोगे तो 2 निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे को कितना मिला 4, 1/4। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इसका मान जो है 1/4 आया, प्लस में इसका मान भी वही आएगा, क्योंकि दोनों संख्याएं सेम है, तो इसका भी मान कितना आएगा 1/4। समझ में आ रहा है कि ये 4 बार गुणा किया। अब 2 को जोड़ी बना करके हमने, जानते हो 2 बार सेम संख्याओं का रूट गुणा होकर के संख्या बाहर निकल जाती है, तो आपको पता ही है, इतना बेसिक तो समझाना नहीं है। अब दोनों को भैया एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस में 1, यानी कि यहाँ पे आ गया 2/4। काट दो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1/2 जो है हमारा इसका आंसर आया। तो हमारा 1/2 इसमें ऑप्शन में है क्या, है ना, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। तो ये समझ में आया, शांति से समझना, जल्दबाजी करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, एग्जाम में पछतावा मिलेगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन है। अगर 5 क्वेश्चन होते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। एमसीक्यू 2 4 5 होते हैं ना, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। एमसीक्यू जब ज़्यादा होते हैं तो एग्जामिनर मत सोचो कि आपको केवल हलवा देगा, ध्यान रखना ये बात, हलवा नहीं मिलेगा वहाँ, परोसना और खाना मुंह जलाना एक बात है, ध्यान रखना। 15 क्वेश्चन जो देखिए गिल्ली डंडे के खेल में, और याद रखिएगा जो मैं पेपर डाल रहा हूँ 100% स्कोर करना चाहते हैं, जो बच्चे चाहते हैं 100% स्कोर, तो उन पेपरों को देख ले। मैंने अभी 2 पेपर डाल दिए हैं, ये तीसरा पेपर है आई थिंक। ठीक है, और 1-2 पेपर और आ रहे हैं, उनको भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो देखिए गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का आकार यहाँ पे देखिए, चले हमने तो देखा भी है, गिल्ली डंडा तो खूब खेला है हमने भी। तो इसमें जो है ये किसका संयोजन है, अरे भैया किसका संयोजन है भैया, ये एक शंकु है, ये दूसरा शंकु है, ठीक है, और ये बेलन है। ये क्या है, ये बेलन है, यानी कि सिलेंडर है। और ये क्या है, कोन है, ये कोन है, और ये भी कोन है। कोन जानते ही हो, बर्थडे वाला टोपी। ठीक है, तो ये शंकु है, ये भी शंकु, एक बेलन है, तो 2 कोन और 1 बेलन, यानी कि 2 शंकु और 1 बेलन, 2 शंकु और 1 बेलन, 2 शंकु और 1 बेलन, 2 शंकु और 1 बेलन। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, भैया ठोस गोले का अर्धगोले का, ठोस अर्धगोले की बात हो रही है, ध्यान रखना। ठोस अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, इसका सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है कि हमारे को जो गोले का फॉर्मूला जो होता है ना, वो इसमें जुड़ जाता है, मतलब सर्किल का फॉर्मूला जो है जुड़ जाता है। यानी कि आपको इसको बाद में डिटेल में समझाएंगे, फॉर्मूला याद रखना 3πr² होता है। ठीक है, अर्धगोले का, ठोस अर्धगोले का, हाफ हेमी सर्किल की बात कर रहा है, हेमी सर्किल का जो टोटल सर्फेस एरिया होता है TS से जो होता है, तो यहाँ पे टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको टोटल सरफेस एरिया इंग्लिश में बोलते हैं, ये कितना होता है 3πr²। ध्यान रखना ये चीज़। तो ये फॉर्मूला हो गया सही। आंकड़े दिए गए हैं 2, 12, 0, 9, 5, 15, 7, 4 की माध्यिका आपको निकालनी है। तो इस आंकड़े का माध्यिका निकालोगे तो कितनी आएगी भाई, सिंपल सी बात है, आंकड़े का माध्यिका निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, इसकी माध्यिका निकाल लेते हैं।
सबसे पहले तो इसको बढ़ते हुए क्रम में लगा दो। तो बढ़ते हुए क्रम में लगाओगे तो पहले आ जाएगा 0, ठीक है। देखते हैं इसका माध्यिका अगर डायरेक्ट आ जाएगी तो ठीक है, अगर सम संख्या होगी तो दिक्कत होगी। विषम संख्या कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है, यानी कि सम संख्या है, फिर हमारे को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। विषम संख्या होती है तो जानते ही हो, जैसे मान लो विषम संख्या 5 6 7 8, ये तो सम संख्या होगी क्योंकि 1 2 3 4 हुआ, और एक संख्या और होती, ये रहा विषम संख्या। अब इसमें माध्य जो है बीच वाली होती है, ये रहा बीच वाला माध्य। लेकिन सम संख्या होती तो, अब देखो यहाँ पे 5 6 7 8 9 और 10, अब कितनी संख्या है यहाँ पे, सम संख्या है। देखो 6 संख्याएं हो गई, तो माध्य कैसे, बीच वाली संख्या कैसे निकालोगे, 2 संख्याएं आ रही है बीच में, तो भाई इधर भी 2 संख्या उधर भी 2 संख्या, तो बीच में 2 संख्या आ गई, अब माध्य नहीं मिलेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला लगता है। तो चलो वो फॉर्मूला की टेंशन छोड़ो, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको अरेंज करते हैं बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले 0, फिर आएगा आपका 2, फिर आ जाएगा 4, फिर आ रहा है 5, फिर आ रहा है 7, फिर आ रहा है 9, फिर आ रहा है 12 और फिर आ रहा है 15, ठीक है, इस तरह से। अब देखो हम इधर से 3 छोड़ रहे हैं और इधर से 3 छोड़ रहे हैं, तो बीच में 5 और 7 आ जा रहा है। समझ रहे हो आप इस बात को। दिक्कत ये है, यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि बीच में 2 संख्याएं आ रही है, दोनों तरफ से 3 छोड़ने पर, इधर भी 3 छोड़ा है और इधर भी 3 छोड़ा है। तो माध्यिका निकालने के लिए जब सम हो जाता है ना, सम होता है तो हमारे पास फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n/2, ठीक है, n/2वां पद, ठीक है, प्लस में क्या होता है n/2 + 1वां पद, ठीक है, ठीक है, n/2 + 1वां पद, और यहाँ पे n/2वां पद बटे में 2 कर देते हैं, बटे में 2 कर देते हैं। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। एन कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट 8 है, तो हम कहेंगे कि 8/2वां पद, हम कह सकते हैं कि 8/2वां पद प्लस में 8/2वां पद प्लस 1, फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे 8/2 क्या हो गया, चौथा पद, प्लस में 8/2 चौथा प्लस 1 5 पद, 5वां पद। तो 5वां पद और चौथा पद जो है हमारा कौन सा है, 5 और 7 ही है। सीधा भी हम कर सकते थे लेकिन फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो बीच वाले दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, तो ये 7 और 5 12, 5 प्लस में 7/2 करेंगे क्योंकि 2 नीचे है, तो ये हो गया 12/2 और काट दो तो 6, 6 इसकी जो है माध्यिका आ गई। कहाँ पर आंसर है हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। व्यंजक आपका जो दिया गया है अगले क्वेश्चन में, यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया गया है, व्यंजक है आपका, और इस व्यंजक में आपको मान निकालना है। बच्चे चलो ठीक है, मान निकालेंगे, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस दे दिया इसमें, बाकी कुछ करना नहीं है, सिंपली क्या करना है मैं बता देता हूँ आपको। मान आप आराम से फिर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए सबसे पहले देखिए करना क्या है, इसमें साइन स्क्वायर 22 है, साइन स्क्वायर 22 है, प्लस में साइन स्क्वायर 68 है। तो हमारे को क्या है, इस पूरे फॉर्मूले में ना साइन 22 का तो साइन 22 ही रहेगा, ये साइन स्क्वायर 68 है ना, इसको हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ठीक है। इनको सबको चेंज कर देंगे, तो साइन स्क्वायर 22 का साइन स्क्वायर 22 रहने देंगे, और यहाँ पर जो है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 68 को मैं चेंज करना चाहूँ तो कैसे चेंज कर दूँ, यहाँ पर हम करना चाहें, ये यहाँ पर जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको जगह बना के करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ पाए, क्योंकि दिक्कत ना होने पाए आपको। ये लो, अब देखो सबसे पहले हमने सब कुछ जो है शुरू करते हैं। हमारे क्वेश्चन में जो चीज़ दी गई है वो तो हम एज इट इज़ रखेंगे, क्वेश्चन को नहीं उतार रहा हूँ, क्वेश्चन में जो हम आंसर लिखने वाले हैं वो सबसे पहले मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर, ये जो हमारे को दिया गया वो ठीक है, यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर 22, ठीक है, प्लस में यहाँ पे साइन स्क्वायर 68 है। हमारे को ये पता है, ध्यान रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा जो है ये क्या होता है हमारा, कॉस थीटा होता है, ठीक है, क्या होता है ये, कॉस थीटा होता है, ये ध्यान रखना है। साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 68 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 68 आना चाहिए, तो 90 माइनस 22 कर दूँ, तो मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस अगर मैं 22 कर दूंगा तो वापिस से 68 मिल जाएगा, ये 68 बन जाएगा। इसी तरह से इसके बटे की बात करते हैं, बटे में क्या है, कोस स्क्वायर 22 है, तो कोस स्क्वायर 22, ठीक है, प्लस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन, अच्छा यहाँ पर कोस है ना, तो कोस 68 है, इसको क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा कर सकते हैं, इसको भी 90 माइनस थीटा कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसको कर लेते हैं 90 माइनस थीटा, यहाँ लिख लेते हैं कोस, ठीक है, ये हो जाएगा 90 माइनस 22, ये आ गया, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे स्क्वायर है तो ये भी आपका स्क्वायर रहेगा, क्लियर हुआ। अच्छा आगे की टर्म को लिख लेते हैं, प्लस में आपका साइन स्क्वायर 63 है, साइन स्क्वायर 63, ठीक है, प्लस में आगे क्या है, तो आगे जो है कोस 63 है, प्लस कोस 63, अब इनटू में साइन 27 है, तो साइन को चेंज कर देते हैं, 90 माइनस 63 कर दूंगा, यहाँ पे करता हूँ मैं इसको साइन 90 माइनस 63, ठीक है। अब भाई 90 में से 63 घटाओगे तो 27 आएगा, तो इसीलिए हमने इसको इस तरह से लिख दिया। समझ में आया, अभी तक यहाँ तक क्लियर हुआ, ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला इस साइड में अच्छा अब
यहाँ पे देखो ध्यान से, एक चीज़ ध्यान से देखना है। मैं बोला कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, थीटा क्या है 22 है। देखो थीटा की जगह क्या है 90, तो 90 की जगह तो 90 है, लेकिन थीटा की जगह क्या है यहाँ पे 22 है, ध्यान रखना। तो हम इसको दोबारा से अगर लिखना चाहें, अगले टर्म में लिखना चाहें, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 22 प्लस में यहाँ पर साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर 22 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया साइन 90 माइनस थीटा ये होता है। और इसी तरह से कोस 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पे बटे में कर लीजिए इसको, यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर 22 प्लस में यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर 22। ठीक है, ध्यान रखना कि हमने कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा को साइन स्क्वायर 22 लिख दिया, क्योंकि हमारा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 22 है, प्लस में क्या है साइन स्क्वायर 63। ठीक है, और फिर आपका क्या है अगले में कोस 63, और यहाँ पर इंटू में क्या है साइन। अब इसको भी हम साइन को क्या कोस लिख सकता हूँ ना मैं, तो इसको मैं कोस लिख देता हूँ, क्यों अपने को ज़्यादा लंबा चौड़ा जाना, फिर एक स्टेप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ से हटा दीजिए इसको। और यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस 63 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो यहाँ पे हम कोस लिख देंगे इसको, हम यहाँ पे लिख देते हैं कोस, अच्छा कितना 63। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोस 63 और इंटू कोस 63। अच्छा देखो यहाँ पे ध्यान से, ये दोनों जो मिलकर के क्या बन जाएंगे, कोस स्क्वायर 63 डिग्री। समझ में आया, कोस 60 कोस 60 और यहाँ पर साइन स्क्वायर 60। अब आपको यह ध्यान होगा कि साइन स्क्वायर थीटा अभी बताया था मैंने, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आप कह सकते हो कि ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी ऐसा ही है, और ये कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी ऐसा है, तो यानी कि ऊपर 1 आ गया, नीचे भी कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे भी 1 आ गया। प्लस में क्या होता है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखो इन दोनों को जोड़ हमने कर लिया था पहले ही, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पे भी 1 आ गया। तो इसको हमने जोड़ देते हैं, 1/1 यानी कि एन 1 प्लस में 1 यानी कि 2 आंसर आ गया। तो इसका आंसर हमारे पास 2 आना था, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर 18वें नंबर का। समझ में आ गया होगा, ध्यान से समझ लेना, बस हमारे को केवल कुछ भी नहीं किया, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, रिप्लेस किया, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के बराबर, उसको रिप्लेस किया। यहाँ पर ये दोनों इससे हमने जो है आपका कोस 63 है, ये कोस 63 है, जब 2 बार ये आती है तो स्क्वायर 63 लिख सकते हैं बस। और यहाँ पर देख सकते हो कि ये साइन स्क्वायर 63 प्लस में कोस स्क्वायर 63 क्या हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा, ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, तो सब कुछ हमारा मिल करके क्या हो गया, 2 आंसर हो गया। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होना था। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, जो 19 नंबर है उसको देखते हैं। 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग के परितः एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और लेकिन घुमाया है आपको फिर से। तो चलिए हम पहले 19वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें देखो क्या बोल रहा है कि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला कोई वर्ग है, तो हम यहाँ पे एक वर्ग बना सकते हैं। तो एक वर्ग बना लेते हैं, सपोज करो ये एक सर्कल मतलब परितः है, चारों तरफ सर्कल है और एक वर्ग है, इस तरह से बोल रहा है। परितः का मतलब मैं पहले सर्कल इसलिए बनाया कि डायग्राम बनाना मेरे को थोड़ा सा सही लगे, बस और कुछ नहीं। तो इस तरह से एक वर्ग दिया गया आपको, है ना, और उसके चारों तरफ जो है एक सर्कल बनाया गया, ये बोल रहा है क्वेश्चन में, वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको डायग्राम में बना के दी। ठीक है, इस तरह का आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें बोल रहा है कि ये जो वर्ग है ना, इसका क्षेत्रफल कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में कि ये जो है वर्ग का क्षेत्रफल कितना है। अच्छा, अगर मैं इसकी साइड ए मान लो कि इसकी साइड ए होगी, इसकी यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई जो है ए है, वर्ग है तो ये भी ए होगा और ऊपर वाले इधर साइड वाला भी ए होगा, क्योंकि वर्ग में सब कुछ ए सारी भुजाएं बराबर होती हैं। इसीलिए जो इसका क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, और ये हमें दिया कितना है 64 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो भुजा कितनी है ए है, तो यानी कि ए स्क्वायर मेरे को दिया गया है 64, यानी कि ए का मान, भुजा का मान कितना हो जाएगा 64 का अंडर रूट, यानी कि ए का मान निकल के आ गया मेरे पास 8 सेंटीमीटर, यानी भुजा का मान तो मेरे पास 8 आ गया कि ये 8 है और ये 8 है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अच्छा चलो, एक चीज़ और हमारे को क्या बताना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल के लिए हमारे को त्रिज्या चाहिए, आर चाहिए। आर तो हमारे को कहीं नहीं दिख रही है, तो हम जानते हैं कि जो आपका वर्ग है ना, इसमें विकर्ण भी होता है, तो विकर्ण आप बना सकते हैं, मैं भी बना सकता हूँ। इस तरह से एक विकर्ण खींचिए, ये विकर्ण रहा, ये विकर्ण जो है डायगोनल जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में, ये विकर्ण क्या है, इस जो सर्कल बनाया है इसका क्या हो गया, ये डायामीटर हो गया, यानी कि व्यास हो गया, और यहाँ पर जो बीच में है इसका क्या हो गया, यहाँ पे रेडियस हो गया। सीधी सी बात है। और व्यास, अगर विकर्ण का हमें फॉर्मूला पता है, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखना है आपको कि विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो जो वर्ग का विकर्ण होता है ना, वो अंडर रूट, जो आपका अंडर रूट 2 वर्ग का विकर्ण, ठीक है, वर्ग का विकर्ण जो है वो क्या होता है, क्या है इसमें, अगर मैं इसमें वर्ग का विकर्ण देखूं तो ये क्या है, ये वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, यही है ना भाई। यहाँ पर
वर्ग का जो ये विकर्ण है, ये वर्ग का जो विकर्ण है ये इस वृत्त का व्यास है, यानी कि डायमीटर है, तो हम दोनों को बराबर मान लेते हैं। अच्छा, वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, तो हम लिखते हैं वर्ग का विकर्ण जो होता है वो √2 गुणा में भुजा होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और वृत्त का व्यास क्या होता है, डायमीटर होता है। डायमीटर कितना है, हम मान लेते हैं इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा तो भुजा कितनी है, तो √2 गुणा में 8 बराबर डी। ठीक है, अब ये डी का मान आया, डी मतलब डायमीटर। अगर मैं बोलूं कि भाई त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या जो है आधी होती है इसकी, यानी कि ये डी का मान है तो इसका आधा कर दूंगा तो त्रिज्या निकल जाएगी, यानी कि यहाँ से मैं आर निकालना चाहूँ तो आर कितना हो जाएगा, √2 गुणा 8/2। ठीक है, अब इसको 2 से काट दो तो मैं कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपके पास में 2 दूनी 4, 4 से कट जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से 2 एकम 2, 2 चौका 8, 4 बार में। तो यहाँ पे आर का जो मान आया वो √4 √2 आ गया। ये तो समझ में आया आपको इतना कि 4 √2 जो है मेरे पास में त्रिज्या आ गई, त्रिज्या आ गई, त्रिज्या आ गई। अब हमारे को फॉर्मूला पता है वृत्त का क्षेत्रफल का, जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 3.14 गुणा में, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में उत्तर दिए हुए हैं, ध्यान रखना कि हमारे को उत्तर पॉइंटों में दिए हैं तो हमें पॉइंट में ही लेके जाना पड़ेगा। 3.14 गुणा में आपका 4 √2 कर लीजिए। ठीक है भाई, 4 √2 करोगे और इसको आप गुणा करोगे तो ये आपका 4 √2 का मान कितना आ जाएगा, तो ये आ जाता है 3.14 गुणा में, यहाँ पर आ जाएगा ये आपका, देख सकते, अच्छा सॉरी स्क्वायर भी है ना, ये तो स्क्वायर करना भूल गए हम, तो स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है, यही तो मैं कहूँ कम क्यों आ रहा है, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो ये 4 का तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 2 का अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पे गुणा में 2 हो जाएगा। अब इन सबको गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 16 दूनी 32, यानी कि 3.14 गुणा में 32। अब इस 32 को 3 से गुणा करोगे तो आपके पास में आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली आंसर 100.48 के आसपास, 100.48 49 ऐसे कुछ आएगा, 57 आ जाएगा। यहाँ पे 100.57 है तो अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा, 100 पॉइंट कुछ आएगा, 57 या 47 ऐसे कुछ आएगा, चेक कर लेना। 100 जो है ये आएगा, मतलब 100 है लमसम, तो 100 जो है इसका आंसर सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3.14 इंटू में 32 करोगे तो 100 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब आपका 20वां प्रश्न जो है उसको देख लीजिए। इसमें ए प्लस में 2, ए प्लस में 4, ए प्लस में 6 और ए प्लस में 8 का समांतर माध्य, मैंने बताया है समांतर माध्य क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे में टोटल संख्याएं, और उसका माध्य कितना दे रखा है, 11 दे रखा है। ठीक है, यानी कि मैं कहूँ कि ए प्लस में आपका दूसरी संख्या, पहला ए प्लस में 2, तो फिर दूसरी संख्या क्या है, ए प्लस 2, फिर प्लस में ए प्लस 4, फिर प्लस में ए प्लस 6, प्लस में ए प्लस 8। हमारे पास संख्या है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 संख्याएं हैं, तो ये पांचों संख्याओं को जो है हम ले लेते हैं। तो ये संख्या हो गई 1 2 3 4 5, बटे में हम कर देंगे 5, और तो आगे प्लस करना ही नहीं है, तो हमारे पास में ये, क्योंकि ए प्लस में 8, सॉरी ये हो गया हमारे पास 5 संख्याएं, और इसका मान कितना दे रखा है, 11 दे रखा है, ध्यान रखना। त्रिच्छा गुणा कर दीजिए, तो ये पहले हम जोड़ लेते हैं, ए कितना है, तो यहाँ पे देखूँ 1 ए 2 ए 3 ए 4 ए 5 ए, तो हम कहेंगे कि 5 ए, ठीक है, प्लस 2 और 4 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 बराबर क्या हो जाएगा, ये तिरछा गुणा करके इधर ले जाता हूँ तो 11 पंजे 55, ये 55 के बराबर हो गया। इधर से मैं क्या करूँ, 5 ए इधर ही छोड़ दूँ और 55 माइनस में ये 20 कर देता हूँ, 20 कर दीजिए माइनस, तो यहाँ पर आता है हमारे पास 5 ए बराबर 55 में से 20 गया 35, 35, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 35 बटे में 5, 5 से काट दीजिए, 5 से 35, 7 आया ए का मान, तो ए का मान जो है वो क्या आ रहा है 7, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 20 एमसीक्यू हमने ढंग से समझे सीखे। अब इसके खंड बी की बात करते हैं जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न है। तो यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न में देखिए ध्यान से, आप आराम से देखें कि वर्णनात्मक प्रश्न में जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ वो चीज़ आपको समझनी है, ध्यान रखना है, आपको और कुछ नहीं समझना है, दिमाग नहीं लगाना है। वर्णनात्मक प्रश्न में जो चीज़ आपको दी गई है ना, इनको सर ढंग से समझिए, ठीक है, इनको सॉल्व करिए अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने अभी अभी आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाया था, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, आपने देखा भी होगा। इससे जस्ट पहले वाला वीडियो में मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। तो खंड
जो आपका रहेगा पहला प्रश्न, इसमें सभी खंड करने हैं। लेंथी पेपर होता है, ध्यान रखना, आपके 20 एमसीक्यू करने में ही आपकी हवा टाइट हो जाएगी। अगर अभी आप प्रैक्टिस हर वीडियो को देख करके प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपकी हवा टाइट हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो उलझा देती है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप सोच रहे हैं कि मैं डायरेक्ट जा करके मेरे को आंसर रट लिए, मैं जा करके वहाँ टिक कर दूंगा, तो ये सबसे बड़ी भूल सबकी है जो ये सोचता है। ठीक है, बस ये बता देता हूँ मैं आपके लिए, बाकी आपकी मर्जी है, आप कुछ भी करो, आपका रिजल्ट खराब होगा, मेरा नहीं होगा ना। तो आपको समझना चाहिए कि जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं ना, बहुत सावधानी से सुनिए कि हर चीज़ को आपको बारीकी से समझना है। मैथमेटिक्स तो सबसे ज़्यादा बारीकी से समझना है। साइंस आएगा तो साइंस की बात हम करेंगे, उससे पहले आपको मैथमेटिक्स को क्लियर करना है। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन अगर आपने सही तरीके से कर दिए ना, तो आपका आधा हेडक खत्म हो जाएगा। एक हेडक होता है ना कि यार मेरा पेपर खराब ना हो जाए, तो खराब नहीं होगा। ठीक है, और बेसिक सारे जो फॉर्मूले निचोड़ता है ना, वो 20 एमसीक्यू निचोड़ता है। तो आपका अगर फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद है, 20 क्वेश्चन वो कर दिए, तो नीचे वाले क्वेश्चन आप धीरे धीरे कर ही लेंगे, किसी भी करके उठपटांग करके। तो यहाँ पर आपका खंड क, इसमें सारे खंड करने हैं। क देख सकते हैं आप, ख देख सकते हैं, ग और घ अंग, और इसके बाद में च भी है। ठीक है, और इसके बाद में आपका ये च है। ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्न आप देख सकते हैं, ऑन स्क्रीन है, इसीलिए मैं आपको आराम से दिखा रहा हूँ। ठीक है, इनको पढ़ करके मैं बताऊँ क्या फॉर्मूले में आपको लगाने हैं और आंसर निकालने हैं। इसके बाद यहाँ दूसरा जो प्रश्न है, इसमें आपको कोई भी 5 खंडों को करना है। तो यहाँ पे क ख ग घ इस तरह से लिखे ना, इसमें से कोई भी 5 खंड आपको करने हैं। तो ये रहा आपके 5 खंड, घ तक है। अब इसके बाद में अंगा और च और दिखा देता हूँ, ये रहा अंग और च। ठीक है, इसके बाद जो है तीसरा प्रश्न में अथवा ऑप्शन मिलेगा, जो 6 अंक के प्रश्न होंगे, इसमें 2 ही प्रश्न देखने को मिलेंगे हर प्रश्न में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक स्क्रीन पर दोनों प्रश्न आपके सामने हैं, नाव वाला है और यहाँ पे 2 अंकों का संख्याओं का। ठीक है, तो ये अथवा में से कोई एक ही करना है। तीसरे क्वेश्चन के बाद चौथे में से भी आपको एक ही करना है, 6 अंक का प्रश्न है, ध्यान रखना है। और इसके बाद 5वां प्रश्न एक ही करना है। तो आप सोच सकते हैं कि प्रश्न पत्र ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन एमसीक्यू होने की वजह से ये ज़्यादा बड़ा होने वाला है आपके लिए। और याद रखिएगा कि आपको एमसीक्यू बहुत तरीके से सही करने हैं, और फिर आपके गोले भी टिक करने हैं। सबसे बड़ी महाभारत तो ये है कि आपको OMR पे केवल आंसर लिखना होता है कि चलो ए सही है, बी सही है, सी सही है, OMR पे गलती भी नहीं करनी है, क्योंकि मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है यार, अरे नहीं नहीं ए ऑप्शन गलत हो गया यार, सी लगाना था। तो ये देखिए, ध्यान रखना है। तो इस तरह का ये प्रश्न पत्र है जो आपने अभी इस चैनल के माध्यम से देखा। इससे पहले 2 प्रश्न पत्र करा दिए गए हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा, बहुत सावधानी से देखिए। और मैंने पूरा बोर्ड का मॉडल पेपर केवल मैंने ही सॉल्व करवाया है पूरे यूट्यूब पे, कंप्लीट एक एक प्रश्न को सॉल्व करवाया हुआ है, आप उनको देख लें। और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इनको शेयर करते रहें ताकि सभी बच्चे आसानी से अपने एग्जाम को पास कर पाएं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।